पार्ट 2 अम्ल क्षार लवण में पीएच का अध्ययन कर रहे थे और इसमें आज जो अध्ययन करेंगे पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। तो इसको समझेंगे। अम्ल क्षारक लवण ये चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व और ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो पीएच का महत्व कई प्रकार से हमें देखने को मिलता है। नंबर 1 पे हम बात करेंगे हमारे पाचन तंत्र में पीएच का कार्य। नंबर 1 पे हम बात करेंगे हमारे पाचन तंत्र में पीएच का कार्य, यानी कि हमारे पाचन तंत्र को किस प्रकार से ये पीएच प्रभावित करता है, इस बात को हम समझेंगे। देखिए, हमारे पाचन तंत्र में हमारे शरीर में एक अम्ल बनता है जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl, और जिसका मान पीएच होता है, जिसका पीएच मान होता है 1.2, इतना पीएच होता है ये। तो कहने का मतलब ये एक प्रबल अम्ल है, ठीक है। और ये क्या करता है, आमाशय को बिना हानि पहुंचाए हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, बॉडी में बनने लगती है, तो उससे हमें दर्द और क्या होता है, जलन पैदा होती है हमारे शरीर में। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एंटी एसिड की टैबलेट वगैरह दवा लेते हैं, जिसमें क्या होता है, एंटी एसिड का मतलब ये है जिसमें क्षार मिला होता है। तो फिर वो क्षार क्या करता है, इसको उदासीन बनाने का काम करता है, ठीक है। और इसके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध क्षार है, दुर्बल क्षार का यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, इसका प्रयोग भी किया जाता है। और इसका सूत्र भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो है MgOH का होल ट्वाइस जिसे कहते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा। और इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, ठीक है। ये पूछा गया है प्रश्न कई बार, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है इसे, मैग्नीशिया। इसका प्रयोग किया जाता है जब हमारे शरीर में ये जो यानी कि अम्ल ज्यादा मात्रा में बनने लगता है, तो उसमें जलन होने लगती है, दर्द होता है। तो इसमें ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं जो एंटी एसिड होती हैं, अर्थात जिनमें क्षारीय की मात्रा होती है। और इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग किया जाता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि एक निश्चित पीएच पे ही हमारा शरीर जो है कार्य सही से करता है, इसीलिए पीएच का महत्व जो है काफी बढ़ जाता है। तो इस बात को हम यहाँ पे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं सही से, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। तो एक बार आप पढ़ लीजिए, इसको हम बता देते हैं पूरी तरीके से सही से। हमारे पाचन तंत्र में पीएच का कार्य, हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाले पाचक रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसका पीएच लगभग 1.2 होता है। यह आमाशय को हानि पहुंचाए बिना भोजन पाचन में सहायता करता है। अपच की स्थिति में आमाशय में बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे आमाशय में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द और जलन को दूर करने के लिए एंटी एसिड का उपयोग किया जाता है। इसमें क्षार पदार्थ होता है, यह क्षार अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड MgOH का होल ट्वाइस जैसे दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो ये थ्योरी आप इससे देख के इस तरीके से लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, बाकी किताब से भी ये देख के लिख सकते हैं। इसके बाद हम नंबर 2 पे बात करेंगे पीएच परिवर्तन के कारण दंतक्षय। नंबर 2, पीएच परिवर्तन के कारण
कारण दंत क्षय। दंत के मतलब है दांत और क्षय का मतलब है क्षरण से, हानि होने से या दांतों के खराब होने को कहा जा रहा है। पीएच चेंजेज, चेंज यहाँ पे लिख देते हैं, पीएच चेंज एज दी काज ऑफ टूथ डिके। डिके हमारे पाचन तंत्र में पीएच का कार्य है, इसको लिखो वर्क ऑफ पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्टकट में, हमारे पास जगह तो वैसे कम है। वर्क ऑफ पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम में सिस्टम शब्द प्रचलित हो गया था एक बार, ई नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है। तो पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। अब देखिए हमारे दांत हैं, ठीक है, ये जो दांत होते हैं इस तरीके से ये बने रहते हैं। इन दांतों जो दांत में दिखाई देते हैं तो ये एक बाहरी परत दिखाई देती है, ठीक है। ये जो होती है ऊपर से कैप टाइप की लगी होती है, बाकी दांत का अंदर का हिस्सा यहाँ रहता है, इसके अंदर रहता है। और ये सफेद जो हमें दिखाई देती है, ये ऊपर एक परत दिखाई देती है, और ये परत जो होती है कठोर पदार्थ की होती है। और किसकी होती है? कैल्शियम फास्फेट की होती है, कैल्शियम फास्फेट की होती है, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट की होती है। और इस परत को इनेमल परत कहते हैं, इनेमल परत कहते हैं। और एक बात समझ लो, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, सबसे मजबूत भाग होता है ये जो इनेमल परत है, ठीक है। तो हम अब देखिए हमारे मुंह का जो पीएच होता है, जो हमारे मुंह में उल्लार वगैरह होती है उसका तो थोड़ा अलग, वैसे मुंह का पीएच जो होता है हमारे, तो वो पीएच लगभग 5.5 के करीब होता है, 5.5 से ऊपर होता है, 6 का मान के चलिए। लार का पीएच 6.8 से 7.5 तक होता है, ठीक है। तो ये अगर पीएच जो है 5.5 से ऊपर है तो फिर इनको कोई, इस परत को कोई दिक्कत नहीं होती जो इनेमल परत है। लेकिन अगर पीएच मान इससे कम हो जाए, और आपको पता है जितना पीएच मान कम होगा, ठीक है, अम्ल उतना ही प्रबल होगा। और ऐसी स्थिति में इसका क्या होने लगती है, इस परत की को हानि पहुंचने लगती है, इसको क्षरण होने लगता है, इसका संक्षारण होने लगता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या होता है, ये क्या होता है, अम्ल जो होते हैं फिर इस एनेमल को क्या करने लगते हैं, गलाने लगते हैं, इस परत को गलाने लगते हैं, और दांत के भीतरी भाग को भी गलाना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कई बार खाना खाने के कुल्ला करते रहना चाहिए, खाना खाने के बाद जरूर कुल्ला करना चाहिए। और हमें सोने से पहले ऐसे टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए जिसमें हल्का क्या हो, क्षारी उसमें वो रहता हो, क्षार रहता हो, तो ताकि वो उसकी मात्रा को उदासीन किया जा सके, जो अम्ल की मात्रा बाई चांस बढ़ जाती है। क्योंकि क्या होता है कि पदार्थों में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और वो भी अम्ल पैदा करते रहते हैं, ठीक है। और इससे क्या होती है, खाना खाते हैं तो उसमें कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो भी अम्ल बनाते हैं, उससे अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, इससे इस परत को और हानि पहुंचती है। तो अगर आप सही से मंजन कुल्ला करेंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा कि वो बाहर हो जाएंगे बैक्टीरिया वगैरह हैं। और अगर जो मात्रा बढ़ गई है तो उसके लिए ऐसा मंजन प्रयोग करें जो क्या करें, जिसमें थोड़ा क्षार हो, तो इससे ये क्षारकता बढ़ी थी वो उदासीन में बदल जाएगी। क्योंकि हमें पता है अम्ल में क्षार मिलाएंगे तो क्या बनाता है, उदासीन करण की विक्रिया होती है, तो उदासीन में ये चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको रोका जा सकता है।
तो चलिए इस थ्योरी को भी देख लेते हैं। नंबर 2 पे सही दिख रहा है, गुड। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। हमारे दांतों का एक कठोर पदार्थ कैल्शियम फास्फेट की परत होती है। कैल्शियम फास्फेट को इनेमल भी कहते हैं। शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है और यह हमारे दांतों को क्षरण से रोकता है। किंतु हमारे मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर इनेमल का संचरण होने लगता है। भोजन के पश्चात मुंह में दांतों और मतूनों में चिपके हुए शर्करा एवं अन्य खाद्य पदार्थों को वहां उपस्थित बैक्टीरिया क्या करते हैं, निम्नकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। यह अम्ल पहले एनेमल को गलाता है, फिर दांतों के भीतरी भाग को गलाने लगता है। ठीक है, फिर भीतरी भाग को गलाने लगता है। इसलिए भोजन के पश्चात कई बार कुल्ला करने से मुंह साफ हो जाता है। कुल्ला करना चाहिए। इसलिए सोने से पहले अच्छे क्षारकीय टूथपेस्ट के द्वारा ब्रश करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। तो इसके बारे में समझ के इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो थैंक यू। अब नंबर हम बात करेंगे 3 की। ये भी थोड़ा थ्योरेटिकल है तो इसको हमने लिखा नहीं क्योंकि वही बात लिखनी है और आपको बता देते हैं। नंबर 3 पे है पौधों और पशुओं की। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं पौधों और पशुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता। पीएच के प्रति संवेदनशीलता ठीक है। तो पौधों और पशुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता, तो देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब जीवित प्राणी जो है ना, वो एक निश्चित पीएच पर ही जीवित रह पाते हैं। 7 से 7.8 पीएच, 7 से 7.8 इतना पीएच है। तो इसी पीएच में वो सही से कार्य कर पाते हैं। ठीक है। और मिट्टी भी है, अच्छी मिट्टी है, वो भी एक सही पीएच पे ही काम करती है। ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब वर्षा का जल होता है, और वर्षा का जल जो होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। तो ऐसी वर्षा जो होती है वो क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो ये अम्लीय वर्षा में जब नदी, तालाबों, झरनों में पानी तालाबों में इकट्ठा होता है तो उसका पीएच मान भी कम होता है। ऐसी स्थिति में चाहे जलीय पौधे हों या जंतु हों तो उनको काफी हानि पहुंचती है, तो उनका जीवित रहना कठिन हो जाता है। और ऐसी स्थिति बनी रहती है लगातार, तो इनकी सबकी मृत्यु भी हो जाती है। ना पौधे चल पाते हैं, ना ही ये क्या उसमें जो जानवर हैं तो वो भी उसमें जीव जो है उसमें रह नहीं पाते हैं फिर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि निश्चित पीएच पे ही सभी ये कार्य, पूरा जैव तंत्र कार्य करता है। और अगर पीएच ज्यादा गड़बड़ होता है तो वहां पे जीवन संभव नहीं हो पाता है। तो इससे हमें पीएच के महत्व का पता चलता है। तो इस तरीके इसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। पौधों और पशुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता। पौधों और पशुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू पीएच। जीवित प्राणी केवल समुचित या उचित पीएच दशाओं में ही जीवित रह पाते हैं। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच ही सुखपूर्वक कार्य करता है। अच्छी उपज के लिए पौधों की मिट्टी के लिए एक विशिष्ट पीएच लगभग परास इसमें दिया गया 7 की आवश्यकता होती है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा कैसी हो जाती है, अम्लीय कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है अथवा झील, तालाब इत्यादि में इकट्ठा होता है तो उनके जल का पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में जलीय पौधे
और जंतुओं को हानि पहुंचती है और उनका जीवित रहना कठिन हो जाता है और लगातार ऐसी स्थिति बने रहने से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये बात हमने यहाँ पे समझ ली है। अब नंबर 4 पे हम बात करेंगे। नंबर 4 पे एक और पॉइंट है, इसमें बस इतना, ये लास्ट पॉइंट रहेगा, इसके बाद में बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि 2 नंबर में ही इसमें जो है बात की जाती है। नंबर 4 पे बात करेंगे पौधों और जंतुओं द्वारा पौधों और जंतुओं द्वारा अपने शरीर में उत्पन्न रसायनों द्वारा आत्मरक्षा। तो इस पर हेडिंग को अपने आप से बना सकते हैं आप, ठीक है। तो पौधों और जंतुओं द्वारा अपने शरीर में उत्पन्न रसायनों द्वारा आत्मरक्षा। तो इस पॉइंट को समझिए, थोड़ा सा समझिए तो समझ में आ जाएगा ये पॉइंट क्या मतलब है। देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, एक पौधा जो है उसको कहते हैं नेटल का पौधा बोलते हैं, नेटल, या इसको बोलते हैं हिंदी में, ये इंग्लिश का शब्द है यानी TTLE, नेटल। तो और इसको हिंदी में बोलते हैं बिच्छू बूटी। तो इस पौधे में क्या होता है, इसके पौधे की पत्तियां जो होती हैं उसमें बाल जैसे कांटे होते हैं। अब कोई व्यक्ति अगर उसे छूता है तो ये डंक वाले बाल जो होते हैं उसके शरीर में, ये इसमें से एक मेथेनोइक अम्ल निकलता है, मेथेनोइक अम्ल यहाँ लिख देते हैं, और इसका सूत्र आप लोग जानते हैं SCOH। तो मेथेनोइक अम्ल इसके अंदर छूट जाता है, जिससे व्यक्ति को उसमें क्या होता है, जलन का और दर्द का अनुभव होता है, ठीक है। और डंक वाले स्थान पे अगर बेकिंग सोडा लगा देते हैं तो वहां पे फिर दर्द वो दूर हो जाता है। और अगर हमें आप ये बता पाए बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, तो इसका सूत्र क्या होता है, आप इसे बेकिंग सोडा को, इसे खाने वाला पाउडर सोडा भी कहा जाता है, ठीक है, SCO3 इसका सूत्र होता है। तो ये भी ध्यान रखें। और ये अगर इसमें यूज करते हैं, लगाते हैं, तो वहां पे फिर ये क्या करता है, वहां से हमें आराम मिल जाती है, ठीक है। या अगर इसके पास में एक जुगाड़ और भी है, इसके पास में जहाँ नेटल पौधा होता है वहां एक और पौधा होता है जिसे डाक प्लांट कहते हैं। और डाक प्लांट की अगर पत्ती अगर उसी स्थान पे हम रगड़ दें तोड़ के, तो फिर वहां से भी दर्द दूर हो जाता है। और ये पौधा होता है वहां पे, ये डाक प्लांट भी नेटल के पास में, तो अक्सर यही देखा जाता है। तो ये पत्तियां क्षारकी होने के कारण ये क्षारकता इनमें अधिक होती है डाक प्लांट में, और जो नेटल पौधा होता है इसमें अम्लता ज्यादा होती है। अगर इनकी पत्ती जब कोई व्यक्ति को इसमें चुभ जाती हैं तो फिर ये इस प्लांट की पत्तियां रगड़ देते हैं, तो फिर यहाँ पे उदासीन हो जाता है, और ये जो दर्द हो रहा होता है वो क्या होता है, दूर हो जाता है। ऐसे ही मधुमक्खी आप लोग जानते हैं, मधुमक्खी है वो अगर किसी को डंक मार देती है तो वहां पे क्या होता है, अम्ल को छोड़ देती है, जिससे क्या होता है, तेज दर्द और जलन होती है। अब जहाँ डंक मारा गया है वहां बेकिंग सोडा लगा दीजिए तो आराम मिल जाती है, तो दुर्गंध इसमें क्षार होता है चूंकि। ऐसे ही बर्र है, ठीक है, बर्र जो होती है, बर्र का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बर्रैया जिसे बोलते हैं गाँव में, जो पीली होती है, मधुमक्खी हल्की काली होती है। तो बर्र जो होती है बर्रैया होती है, बिल्कुल पीली होती है। का डंक जो होता है वो क्या करता है, ये क्षार छोड़ देता है। मधुमक्खी का डंक होता है वो अम्ल छोड़ता है, लेकिन बर्रैया जो होती है वो क्षार छोड़ देती है।
और फिर इसके स्थान पे जहाँ डंक मारा गया है वहां पे सिरका वगैरह लगा दो, स्टिक एसिड लगा दो, तो फिर आराम मिल जाता है। ऐसे ही चींटी है, कोई कोई चींटी बहुत तेज होती है, चींटी के डंक में भी मेथनोइक अम्ल मिलता है। ठीक है, मेथनोइक अम्ल मिलता है, और इसमें भी अगर काट ले चींटी तो आप बेकिंग सोडा लगा दें तो उसे भी उदासीन कर किया जा सकता है और राहत मिल जाती है। तो इसमें तीन उदाहरण इसमें हैं। हालांकि एक तो ये नेटल वाले पौधे का है, इसमें ये इसकी पत्तियों में बाल टाइप के कांटे रहते हैं, वो चुभ जाते हैं तो अम्ल वहां पहुंच जाता है। तो इस तरीके से ये इसमें मेथोनोइक अम्ल वगैरह रहता है, तो वो शरीर में जलन पैदा कर देता है। उसमें के पड़ोस में डार्क प्लांट रहता है, तो डार्क प्लांट क्या करता है, अगर इसमें रगड़ दो तो ये उदासीन हो जाते हैं। या यहाँ पे आप हमने बताया ब्लीचिंग जो बेकिंग सोडा है उसको रगड़ दीजिए तो भी आराम मिल जाएगी। दूसरी बात हमने मधुमक्खी की, मधुमक्खी की जो है, मधुमक्खी क्या करती है, मधुमक्खी जो है डंक चुभोती है तो ये इसमें अम्ल छोड़ देती है, अम्ल छोड़ देती है। तो यहाँ पे क्या करें आप, यहाँ पे भी बेकिंग सोडा जैसा दुर्बल क्षारक लगा दें तो फिर उदासीन हो जाएगा। इसके बाद हमने बर्र की बात की, ये क्षार छोड़ देती है। ठीक है, और कौन सा क्षार छोड़ देती है, बर्र जो होती है क्षार छोड़ देती है। क्षार जहाँ पे छोड़ती है तो वहां पे अगर सिरका वगैरह लगा लें तो फिर आराम मिल जाता है। तो इसमें ये बात हो गई है। तो एक लास्ट में चींटी की बात की गई है, तो हमने चींटी की बात की तो इसको भी एक बार बता देते हैं। चींटी जहाँ पे डंक मारती है तो इसमें मेथेनोइक अम्ल होता है, तो मेथेनोइक अम्ल या केवल अम्ल लिख दें तब भी काम चल जाएगा। वैसे ध्यान रखिए मेथेनोइक अम्ल होता है, तो इसमें बेकिंग सोडा लगा देते हैं तो फिर आराम मिल जाती है। कहने का मतलब ये केवल बर्र है तो ये जो है केवल क्षार छोड़ती है, बाकी सभी अम्ल ही छोड़ते हैं। ठीक है, तो इनके लिए आप बेकिंग सोडा का यूज कीजिए और इसके लिए अम्ल का प्रयोग कीजिए, तो यहाँ पे जो दर्द होगा, जलन हो रही होती है तो उससे आराम मिल जाती है। तो कहने का मतलब ऐसा दर्द जलन क्यों होती है, कहने का मतलब ये है इनके सबके दर्द जलन इसलिए होती है क्योंकि हमारा शरीर जो है वो एक निश्चित पीएच पे काम कर पाता है। और आपको बताया है कहाँ से कहाँ तक काम करता है, वो 7 से 7.8 तक सही से कार्य सुखपूर्वक कार्य करता है। बाकी अगर हमारे पीएच कम ज्यादा होता है तो फिर शरीर को हमें दिक्कत दिखाई देनी पड़ती है। इसीलिए ये चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। ये बिच्छू बूटी जो है जिसे नेटल हम कह रहे हैं, ये जिसका कांटा है उससे अम्ल अंदर पहुंच जाता है बॉडी के अंदर, और वो अम्ल ज्यादा प्रबल अम्ल बन जाता है, तो इसीलिए हमें दिक्कत होती है। ऐसे ही मधुमक्खी भी अम्ल उसमें डाल देती है डंक द्वारा, ऐसे ही बरछार डाल देती है चींटी, ये भी उसमें अम्ल डाल देती है। तो जो शरीर जिस पीएच को सहन कर सकता है तो कर सकता है, अगर अदरवाइज मात्रा कम ज्यादा होगी तो उसका हमें वो हमें दिखाई देता ही है अगर ये चीजें हम इनके संपर्क में आते हैं तो। चलिए एक बार इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं, और जाहिर सी बात है समझ में आ जाना चाहिए, सरल है। पौधों और जंतुओं द्वारा अपने शरीर में उत्पन्न रसायनों द्वारा आत्मरक्षा। कुछ पौधों और जंतुओं अपने बचाव के लिए शत्रुओं से शरीर में अपने कांटे अथवा डंक चुभोकर अम्ल या क्षार छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। बिच्छी बूटू नामक पौधे की पत्तियों में बाल जैसे कांटे होते हैं। ठीक है, जब कोई व्यक्ति उन्हें छूता है तो ये डंक वाले बाल उसके शरीर में मेथेनोइक अम्ल छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे उसे जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। डंक वाले स्थान पर बेकिंग सोडा लगाने से दर्द दूर होता है। बेकिंग सोडा इस अम्ल को उदासीन करता है। जंगल में बिच्छू बूटी के प्राय निकट में उगने वाले डार्क प्लांट की पत्तियों को मसलकर डंक वाले स्थान पर लगाने से भी दर्द दूर होता है। ये पत्तियां क्षारकीय होने से अम्ल को उदासीन करती हैं। मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है, इसके कारण तेज दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। बर्र का डंक एक क्षारक छोड़ता है, इसके डंक मारे गए अंग में सिरका
लगाने से आराम मिलता है। चींटी के डंक में मेथोनिक अम्ल होता है जिसे बेकिंग सोडा में से उदासीन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा है। हम आपको इसके बारे में ये थोड़ा बताएंगे कि आप थोड़ा इन्हीं 3-4 चीजों के बारे में बात कर लें। केवल नेटल नेटल पौधा जो है इसके क्या होते हैं, नेटल पौधा जो है इसके जो पत्तियों में बाल होते हैं वो कांटे जब किसी व्यक्ति के चुभ जाते हैं तो उसके अंदर अम्ल पहुंच जाता है। अगर उसमें क्या लगा दें, कोई हम बेकिंग सोडा लगा दें तो आराम मिल जाती है। बस पॉइंट एक ये हो गया इसमें। दूसरा बात कर लें, अगर इसमें डार्क प्लांट भी इसके पास में मिल जाता है, अगर उसकी पत्ती रगड़ के लगा दें क्योंकि उसमें क्षार होता है तो उससे भी आराम मिल जाती है। इतनी बात नेटल के बारे में हो गई। उसके बाद अगर आप करेंगे तो ये मधुमक्खी के बारे में बात करें, लिख दें मधुमक्खी भी कभी कभी डंक व्यक्ति को मार देती है, उसके अंदर अम्ल छोड़ देती है। ठीक है, इतनी बार लिख दी। इसको जिससे व्यक्ति को दर्द और जलन का अनुभव होता है, अगर उसमें भी बेकिंग सोडा लगा दिया जाता है तो दुर्बल क्षार बेकिंग सोडा लगा दिया जाता है तो उसे आराम आसानी से मिल जाती है। तीसरी बात बर है, ये क्षार छोड़ देती है, इसमें भी अगर कोई अम्ल लगा दें हल्का तो उसे आराम मिल जाती है। चींटी है, ये भी अम्ल छोड़ देती है, इसमें भी बेकिंग सोडा अगर लगा दें तो आराम मिल जाती है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारा शरीर एक निश्चित पीएच पे कार्य करता है, अतः पीएच का काफी महत्व है। बस इतनी बात लिख दें, बाकी किताब से आप छांट के अपने अनुसार भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिखें ताकि लगभग एक पेज का मैटर बन जाए। बाकी शॉर्टकट आपको करना कर पड़ेगा इसमें थोड़ा सा। ठीक है, तो इसमें लास्ट वाले पॉइंट में शॉर्टकट आपको अपनाना ही पड़ेगा। ये यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से बिच्छू बूटी नेटल नामक पौधे की पत्तियों में बाल जैसे कांटे होते हैं। कोई व्यक्ति उन्हें छूता है तो ये डंक वाले शरीर से मेथोनिक अम्ल छोड़ देते हैं जिससे उसके दर्द का अनुभव होता है। ठीक है, इतना लिख दिया आपने। ठीक, अब डंक वाले स्थान पर बेकिंग सोडा लगाने से दर्द दूर होता है। ठीक है, अब इस लाइन को हटा दीजिए। अब जंगल बिच्छू ब्यूटी के प्राय स्थान पर उगने वाले डार्क प्लांट की पत्तियों को मसलकर डंक लगाने से भी दर्द दूर होता है। अब चलिए, तो ये पत्तियां क्षारकीय होने के कारण अम्ल को उदासीन कर देती हैं। चलिए लिख दिया। अब मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण तेज दर्द में जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में सोडियम बेकिंग सोडा और दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। बर जो है वो ये क्षारक छोड़ता है और डंक मारे गए अंग में सिरका लगाने से आराम मिलता है। चींटी के डंक में मेथोनिक अम्ल होता है या केवल अम्ल लिख दें आप, जिसे बेकिंग सोडा से उदासीन किया जाता है। तो इतनी बात अगर आप इसमें लिख देंगे तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि ज्यादा आप लिख भी नहीं पाएंगे, 2 नंबर का ही आपसे पूछा जाता है। तो कुल मिला के ये चारों पॉइंट, पहला है हमारे पाचन तंत्र में पीएच का कार्य, और दूसरा है पीएच के कारण दंत क्षय, तीसरा है पौधों और पशुओं की प्रति संवेदनशीलता। तो ये जो पॉइंट हैं ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, इनके बारे में अगर हम समझ लेते हैं तो फिर आसानी से ये समझे भी जा सकते हैं। जो पहला हमने बात किया था हमारे पाचन तंत्र में पीएच का कार्य, तो हमें पता है पीएच, हाँ HCl अम्ल हमारे शरीर में बनता है, पीएच 1.2 होता है, लेकिन जब इसमें ज्यादा हम इसकी मात्रा बनने लगती है तो हमें इसको दूर करने के लिए कुछ एंटी एसिड पदार्थ लेने चाहिए। ठीक है, जिनमें क्षार मिला हो ताकि इसकी मात्रा को उदासीन किया जा सके। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें हो गया। दंत क्षय होता है, जो कैल्शियम फास्फेट की परत बनी होती है जिसे एनेमल कहते हैं, ये सबसे कठोर भाग होता है हमारे शरीर का और ये हमारे दांतों को खराब होने से रोकता है। किंतु अगर ये पीएच मान मुंह का हमारा 5.5 से कम हो जाए तो क्या होता है, एनेमल जो होती है, परत होती है एनेमल, वो उसका संक्षारण होने लगता है, यानी कि वो क्षरण होने लगती है, यानी कि उसमें हानि होने लगती है। और भोजन करते समय हमारे मुंह में, दांतों में, मसूड़ों में तमाम जो होते हैं जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया चिपक जाते हैं जो अम्ल उत्पन्न करते हैं, और अम्ल उत्पन्न करने से ये एनेमल को गलाता है। एनेमल, वही परत की बात की यार, फिर एनेमल परत गल जाएगी तो फिर ये दांत के भीतरी भाग को भी गलाने लगता है, इसलिए कुल्ला करना चाहिए। सोने से पहले
क्षारकीय टूथपेस्ट वाला ब्रश कर लेना चाहिए ताकि इसको उदासीन किया जा सके। अब इसमें बात है पौधों, नंबर 3 पौधों और पशुओं की पीएच की प्रति संवेदनशीलता। आपको पता है कि हमारा शरीर जो है निश्चित पीएच पे ही सही कार्य करता है, 7 से 7.8 तक, और अच्छी मिट्टी भी जो है लगभग इसका पीएच प्राय 7 होता है, ठीक है। लेकिन वर्षा का जल जो होता है, जो पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्षा का जल का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम, तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। और ये नदी, तालाब, खेतों जहाँ भी इकट्ठा होता है तो वहां पे भी यदि पौधे हैं, पशु हैं, तो फिर उन्हें हानि पहुंचती है और अधिक समय तक ये वैसा पानी बना रहेगा तो वहां पे उन्हें की मृत्यु भी हो जाती है, पेड़ हो चाहे पौधे हों। तो ये हमने चारों पॉइंट समझ लिए हैं दैनिक जीवन का पीएच में महत्व। तो इस बात को आपको समझ लेना चाहिए और समझ कर ही लिखेंगे, तभी आप लिख पाएंगे, अन्यथा ये लिख नहीं पाएंगे। थैंक यू।